हेलो एवरीवन। आर्यद्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो AIAPGET 2023 का जो अभी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है उसके बारे में है। तो इस लेक्चर में हम काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी और जो कुछ डाउट है सभी कैंडिडेट के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड तो आप ये यूट्यूब चैनल जो ये वीडियो है उसके बायो में दी हुई कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे मैसेज करके भी या कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो। तो जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो काउंसलिंग रिलेटेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा और वो आगे प्रोसेस में नहीं बढ़ पा रहे। तो सबसे पहले आपको इस साइट पे जाके पीजी काउंसलिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन होगा जिसमें पूरी डिटेल दी है और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राउंड 1 उस पे क्लिक करना है। तो ऐसे करते ही आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन ऐसा एक विंडो ओपन होगा। तो उसमें आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अब आप जब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है, उसको पढ़ के एग्री करके आपको आगे बढ़ना है। तो अब जब ये स्क्रीन पे आपके आता है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है, क्योंकि कई कैंडिडेट की ऐसी क्वेरी आ रही है कि सही डिटेल फिल करने के बाद भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा और ऐसा बताया जा रहा है कि या तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल गलत है या फिर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिया है आपके स्टेट का कोड लगा होगा। अगर गुजरात है तो जीजे लगा होगा, महाराष्ट्र है तो MH या राजस्थान है तो RJ लगा होगा। वो रोल नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद उसके पास में राइट साइड एप्लीकेशन नंबर दिया है उसको यहाँ पे सही से लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम, तो उसमें आपके हॉल टिकट एडमिट कार्ड में और जो रिजल्ट में आपका नेम है वो यहाँ पे लिखना है एज इट इज। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि मदर नेम। तब कैंडिडेट मदर नेम में अपनी मदर का पूरा नेम लिख रहे हैं, जबकि उनको सिर्फ मदर का नेम लिखना है। जैसे कि किसी के मदर का नेम है जानकी बहन तो ओनली जानकी बहन ही इधर लिखना है, क्योंकि अगर आप पूरा नेम लिखने जा रहे हो सरनेम के साथ तो वो नहीं हो पा रहा। और अगर अकेला जानकी बहन लिखने से नहीं हो रहा तो पूरा लिख के भी आपको एक बार ट्राई करना है। लेकिन आप ओनली मदर का नेम लिखोगे, कोई सरनेम या पीछे फादर या किसी का नाम नहीं लिखते तो वो यहाँ पे हो जाएगा। यही मेन पॉइंट है मदर नेम का, तो ओनली मदर का नेम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में अच्छे से फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिया है उस पर क्लिक करने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा ये करने के बाद भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन होते ही आपको पासवर्ड लिखना होगा। अब पासवर्ड की पॉलिसी का एक एप्लीकेशन पहले भी आ चुका है कि 8 से लेके 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अल्फाबेट होना चाहिए, बाकी एक डिजिटल डिजिट होना चाहिए, नंबर कोई भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अल्फाबेट में भी एक अपर केस और लोअर केस दोनों में होना चाहिए। इन सब को मिला के आपका पासवर्ड बनेगा। तो अभी मैं आपको पासवर्ड की हिंट देता हूँ कि अगर किसी स्कॉलर का नाम है जैसे जानकी, तो जानकी में जे कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल रखना है। उसके बाद आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हो, @ हैश या फिर जो डॉलर का साइन है वो, या फिर कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर जो आते हैं वो लेने हैं। और उसके बाद आप कोई भी एक नंबर ले लो, यानी 10, 11, 12, 30, 40 या अपना बर्थ ईयर या बर्थ डेट, ऐसा कुछ भी ले लेना तो आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह आपको पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को लिख लेना है ताकि वो आप जब भी लॉगिन करें तो आपको उसकी जरूरत पड़े। और अगर आप खुद ही अपने लैपटॉप या फोन में कर रहे हो या टैब में कर रहे हो तो वहां पे सेव कर देना है ताकि भूलने का या मिस होने का चांस कम रहे। और वो जो अपना पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर ना करे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर पासवर्ड पॉलिसी में भी किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम जैसे आज ही जो कल ही सीट मैट्रिक्स आ गया है सभी इंस्टीट्यूट का, तो उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले कुछ और चीजें जो आज अपडेट हुई है,
जैसे कि नोटिस रिगार्डिंग टाइप ऑफ काउंसलिंग इन एनआईए जयपुर। अब सबको पता है कि जो एनआईए है वो डीम यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी, डी नोवो यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी जो डबल ए ट्रिपल सी पे काउंसलिंग चल रहा है उसमें अगर आपको ओनली एनआईए के लिए काउंसलिंग करवाना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको एनआईए के सिवा की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें भी अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपको, एनआईए सिवाय की डीम यूनिवर्सिटी में, तब आप डीम यूनिवर्सिटी टाइप का काउंसलिंग सिलेक्ट या चूज कर सकते हो। तो अगर आपको एनआईए जो डीम यूनिवर्सिटी है उसके लिए काउंसलिंग करना है और तो आप ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, ऐसे 3 ऑप्शन है जिसकी फीस आई थिंक 11,000 है, 11,000, वो वाला ऑप्शन उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके सिवा की बाकी की जो डीम यूनिवर्सिटी है उसके लिए अगर काउंसलिंग करवाना है तो आपको डीम यूनिवर्सिटी चूज करना है जिसकी फीस आई थिंक 55,000 है। तो ये आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग के वक्त सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको उसी हिसाब से सिक्योरिटी फीस और काउंसलिंग फी पे करनी पड़ेगी। आपकी 5,000 के आसपास सिक्योरिटी फीस रहती है इस काउंसलिंग प्रोसेस में। तो ये हो गया अटेंशन कैंडिडेट जो एनआईए में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए। उसके बाद एक और ऑप्शन आया, एक और नोटिस आया है कि अनलॉकिंग फैसिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल को अगर किसी ने गलत फिल कर लिया है तो कैंडिडेट वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग राउंड 1 एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजी काउंसलिंग एंड वांट टू एडिट करेक्ट द सबमिटेड इंफॉर्मेशन। अगर किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या फिर कोई भी बर्थ डेट गलत लिख दी है या कुछ भी हुआ है, तो आप एक ऑप्शन ओपन हुआ है, आपका लॉगिन करोगे तब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक ऑप्शन अवेलेबल किया गया है आपके लिए कि आप उसको फिर से करेक्ट कर सको। तो फॉर अवेलिंग द फैसिलिटी कैंडिडेट नीड टू लॉगिंग इनटू डबल ए ट्रिपल सी पोर्टल एंड देन क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। इस पे आपको क्लिक करना है। वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, तो अवेलेबल सर्विस सेक्शन में ये अवेलेबल होगा, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। Once the candidate activate the registration unlocking, the earlier submitted choice will become null and void. मीन्स कि आपने अगर चॉइस भी फिल कर ली है तो आपकी जो भी चॉइस फिलिंग की हुई होगी वो पूरी हटा दी जाएगी और आप फिर से उसको फ्रेश चॉइस आपको करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग। Hence, all candidates who avail the registration unlocking facility are requested to exercise the choice filling again. यानी उनको फिर से जो चॉइस फिलिंग करनी है वो करनी है, क्योंकि अगर आप फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करते तो आपकी चॉइस फिलिंग 0 हो जाएगी वहाँ पे। तो अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल करेक्ट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आपने जो पहले प्रीवियस चॉइस फिलिंग की हुई थी वो आपकी डिलीट हो जाएगी, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये होगी उसके रिलेटेड बात। उसके बाद जो तिबिया कॉलेज है दिल्ली का, उसके बारे में दिया है कि इन द इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ आइस वाइड its later date decided to include only temporary seat under all India quota of government aided Central University National Institute for AA triple C PG counseling for the ये जो दिया है उन्होंने। और ये जो विड्रॉन नॉन स्टाइपेंडरी ऑल इंडिया कोटा सीट अंडर अजमल तिबिया कॉलेज अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम द, तो ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऑल इंडिया कोटा की ये सीट है वो स्टाइपेंडरी है और उसकी इस कैटेगरी में है, और ये जो सीट है वो नॉन स्टाइपेंडरी है। हालांकि ये मुझे अपने आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं लग रही, ये यूनानी और उससे रिलेटेड लग रही है, तो ये अपने रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप किसी भी कॉलेज की सीट फिल कर रहे हो तो वो स्टाइपेंडरी है या नॉन स्टाइपेंडरी, उसको देख लेना पहले। जैसे कि हम जाते हैं हमारे सीट मैट्रिक्स पे, तो सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इस बार सीट मैट्रिक्स कुछ अलग ही प्रकार का दिया है। हर बार तो वो लोग दे देते थे किस कैटेगरी में कितनी सीट कौन से इंस्टीट्यूट में है, तो वो नहीं दिया इस बार, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। और कौन सी स्टाइपेंडरी सीट है वो यहाँ पे दिया है, वो एक बड़ी अच्छी बात है। और उस सीट का कोड भी यहाँ पे दिया है। तो देखो जैसे दिल्ली एनसीटी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट अय्या है जो, वहाँ पे ओबीसी में एक सीट है संहिता में। उसी तरह ओपन में भी एक संहिता में 2 सीट है ओपन में अय्या में, वो भी स्टाइपेंडरी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद द्रव्य गुण में ओबीसी में एक है, एक ओपन में है, वो भी पीएच सीट है। एससी की एक द्रव्य गुण में सीट है अय्या में। ईडब्ल्यूएस की कौमार वृत्तियों में एक सीट है स्टाइपेंडरी।
उसके बाद ओपन में कोमार वृत्ति की सीट है, ओबीसी में काय चिकित्सा की एक सीट है, ओपन में काय चिकित्सा की एक सीट है अय्या में, एससी की एक सीट है काय चिकित्सा की, एसटी की भी एक सीट है काय चिकित्सा में, क्रिया शारीर में ओबीसी की सीट है एक, ईडब्ल्यूएस की एक सीट है क्रिया शारीर में, एससी की भी है। उसके बाद पंचकर्म की एक ओबीसी में है, पंचकर्म की ओपन में है, और दो ही है ये सीट ओबीसी ओपन पंचकर्म के लिए। सॉरी, ओपन की 2 सीटें, आप इस बात का ध्यान रखना कि ओपन की 2 सीटें। ओबीसी की प्रसूति में 1 सीट है, ओपन में प्रसूति की 2 है। रसशास्त्र में ओपन की 1 है अय्या में, एससी की 1 है रसशास्त्र में, एसटी की 1 है, और उसके बाद रोग निदान डिपार्टमेंट है तो उसमें ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओपन की 1 है। उसके बाद शालाक्य डिपार्टमेंट है, उसकी ओबीसी में 2 है, ओपन में 1 है और एससी में 1 है। उसके बाद शल्य डिपार्टमेंट है, ओपन में 3 सीट है, स्वस्थ में ओबीसी की 1 सीट है, एससी की स्वस्थ में 1 सीट है, एसटी में स्वस्थ की 1 सीट है, अगत तंत्र की ओबीसी में 2 सीटें। अब यहाँ पे गुजरात आ गया, आईटीआरए जामनगर, तो यहाँ से जामनगर की सीटें देखते हैं। ओबीसी की 2 है अगत तंत्र में, ओपन की 4 सीटें। देखो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा न्यूज है, क्योंकि 4 और 2 7 सीट आई है इस बार अगत तंत्र डिपार्टमेंट में, जो हाल ही उसकी दूसरी बैच होगी अगत तंत्र की, तो 7 सीट आई है अगत तंत्र में। क्योंकि यहाँ पे गुजरात में इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगत तंत्र में पीजी नहीं हो रहा था, ये दूसरी बार उसकी बैच आई है। तो ओपन में 4 और ओबीसी में 2 है। तो अगर जो भी एकेडमिक कैरियर के बारे में सोच रहा है वो ये सीट उठा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ओबीसी की 2 और ओपन की 4। उसके बाद गुजरात आईटीआरए में देखते हैं तो ओबीसी की संहिता में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है आईटीआरए में, ओपन की 1 ही सीट आई है इस बार संहिता, सॉरी ओपन की 3 सीटें आई है। तो इसमें भी देखने जाए तो 7 सीट है, और एक एससी की भी है, यानी 8 सीट आई है आईटीआरए में संहिता विभाग में। उसके बाद द्रव्य गुण में ओबीसी की 1 सीट है, ओपन की 3 सीट है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है। उसके बाद कोमार वृत्ति में देखते हैं, ओबीसी की 2 सीट आई है आईटीआरए में, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओपन की 3 सीट है। तो यहाँ भी देखने जाए तो 7 सीट हो रही है, क्योंकि एससी की भी 1 सीट दी है कोमार वृत्ति में। तो एससी, ओपन, ईडब्ल्यूएस और ओपन, इस तरह मिलके 7 सीट आ रही है कोमार वृत्ति में आईटीआरए में। उसके बाद काय चिकित्सा में ओबीसी की 2 है, ओपन की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 सीट है और एसटी की 1 सीट है। उसके बाद क्रिया शारीर में ओबीसी की 1 सीट है और ओपन की 3 है, और ओपन में पीएच फिजिकल हैंडीकैप की भी 1 सीट दी है क्रिया शारीर में। उसके बाद एससी कैटेगरी की 1 सीट है। पंचकर्म में ओबीसी की 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओपन की 1 है, एससी की 1 है और एसटी की भी 1 है। उसके बाद प्रसूति तंत्र में देखते हैं आईटीआरए में, तो ओबीसी की 1 सीट है, ओबीसी पीएच की 1 सीट आई है प्रसूति में आईटीआरए में, ओपन की 3 सीटें आई है, एससी की 1 सीट है। उसके बाद रचना सारे डिपार्टमेंट है, उसमें ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ओपन की 2 सीट है और एससी की 1 सीट है और एसटी की भी 1 सीट आई हुई है। उसके बाद रसशास्त्र देखते हैं तो ओबीसी की 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओपन की 3 है, एससी की 1 है। उसके बाद रोग निदान में ओबीसी की 1 है, ओपन की 2 है, ओबीसी की 1 ही दी है रोग निदान में। उसके बाद शालाक्य डिपार्टमेंट में ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, शालाक्य की 1 है ओपन में, एससी की भी 1 है और एसटी की भी है। शल्य में ओबीसी की 1 है, ओपन की 4 सीटें आई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो सर्जरी में पीजी करना चाहते हैं जामनगर से, तो ओपन में 4 सीट आई है शल्य में, एससी की 1 सीट आई है शल्य में, ओबीसी की सश्रुत में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है सश्रुत में, ओपन की भी 1 सीट है, एससी की 1 सीट है, एसटी की 1 सीट है। तो ये हो गया आईटीआरए के बारे में। अब जयपुर एनआईए के बारे में है, अगत तंत्र में ओबीसी में 1 है, ओपन में 1 है, ओपन में संहिता में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी द्रव्य गुण में 2 है। क्योंकि यहाँ पे कम सीट हो जाएगी, आईटीआरए में टोटल 94 सीट है, 94, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रेशियो दिया था। लेकिन एनआईए में ऐसा कि 50% कोटा इंटरनल है और 50% ही ऑल इंडिया है, तो वहाँ पे कम सीट मिलेगी आपको एनआईए में। द्रव्य गुण में ओबीसी में 2 है,
ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 1 है, कोमरभृत्य में ओबीसी में 1 है, ओपन में 2 है, काय चिकित्सा में ओबीसी पीएच की सीट आई है एनआईए जयपुर में, सारी सीट स्टाइपेंडरी है। ईडब्ल्यूएस काय चिकित्सा में 1 है, काय चिकित्सा ओपन में 2 है एनआईए में, एससी काय चिकित्सा में 1 है, उसके बाद क्रिया शारीर में ओबीसी में 1 है, ओपन में 1 है, एससी में 1 है, एसटी में भी 1 दी हुई है, पंचकर्म में ओबीसी में 1 है, ओपन में 2 दी है, प्रसूति में ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, एससी की 1 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है। प्रश्न शारीर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे उसकी सीट दी है। इस तरह तो आप देखते जाओगे तो इस तरह पूरा दिया है, तो आप एक इसका लिस्ट बना लेना ताकि आपको चॉइस फिलिंग में इजी रहे कि कहाँ पे कितनी सीट है। उसके बाद बीएचयू का भी देख लेते हैं कि बीएचयू की कितनी सीट है। बीएचयू में बहुत ही कम सीट आती है, लेकिन इस बार देखते हैं कि बीएचयू का जो लास्ट टाइम रोस्टर था वो बहुत ही अटपटा खुला था। लेकिन आपको एक बार यहाँ देखना होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोटा है, उसका काउंसलिंग भी साथ में ही स्टार्ट होता है। देखिए संहिता में 1 सीट है, तो यहाँ से बीएचयू का पूरा दिया है, तो उसका भी एक लिस्ट आप बना लेना ताकि आपको इजीली चॉइस फिलिंग करने में रहे। जैसे कि देखो जहाँ पे ओनली बीएचयू लिखा है ना, वो उनके इंटरनल कोटा की सीट है, और जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है वो है पूरे ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना ओनली। जैसे कि देखो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिखा और बीएचयू लिखा है, तो वो आप सीट फिल कर सकते हो। लेकिन ओनली देखो आगे की स्लाइड में देख रहे हो तो ओनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखी है, यानी उनके जो स्टूडेंट है इस साल के, उनके लिए ये सीट अवेलेबल होगी, आप सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद हम जाते हैं गवर्नमेंट जो सीट डीम यूनिवर्सिटी है, तो उसमें तो जो प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होगी केरला की, कर्नाटक है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन और जो मैनेजमेंट और पेड कोटा की जो सीट होगी वो सब इसमें होगी। तो जो इससे काउंसलिंग करवाना चाहता है वो इसको एक बार अच्छे से देख ले। हम इसमें नहीं जा रहे, अगर किसी को इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एक इम्पोर्टेंट है, जिनका रैंक 500 के ऊपर है, और अगर वो गवर्नमेंट कोटा से ऑल इंडिया से अच्छी सीट उठाना चाहते हैं तो ये उसकी सीट दी है। तो इसमें भी हर राज्य की जो 15% जो 15% सीटें है उसके बारे में दिया है। और यहाँ पे खास देख लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो सारी जो सीट होती है स्टाइपेंडरी होती है, लेकिन ये जो 15% कोटा की जो सीट होती है वो कभी कभी नॉन स्टाइपेंडरी होती है, तो वो एक बार ध्यान से आप देख लेना चॉइस फिलिंग करने से पहले। तो इसका भी एक लिस्ट बना लेना। आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी 15 तारीख तक ये ओपन रहेगा चॉइस फिलिंग, तो एक दिन टाइम निकाल के आप इसका पूरा लिस्ट बना सकते हो ताकि आपको अच्छी से आप चॉइस फिलिंग कर सको और अपनी मनपसंद सीट ले सको। उसी तरह गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, वो मोस्टली केरला और कर्नाटक की कॉलेज होती है। तो यहाँ पे देखो केरला की कॉलेज दी है गवर्नमेंट एडेड, तो उसमें वैद्यनाथ और वैद्य रत्नम जो आयुर्वेद कॉलेज है केरला की त्रिशूर की, तो उसके लिए बहुत ही कम सीट होती है गवर्नमेंट एडेड की। जैसे देखें तो यहाँ पे 6 सीट दी हुई है, और 6 सीट में से 2 ओपन में है, एक ईडब्ल्यूएस में है, एक ओबीसी और 2 ओबीसी और एक एससी कैटेगरी में सीट है। तो ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की सीट के बारे में है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो या चॉइस फिलिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको किसी भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की लिंक के साथ अवेलेबल होगा, इसके डिटेल में, वीडियो की डिटेल में। उसके सिवा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। आगे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी काउंसलिंग रिलेटेड तो मैं आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आपके क्लासमेट, फ्रेंड्स और सीनियर जूनियर को भी ग्रुप में शेयर करें। इसके सिवा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक भी यूट्यूब चैनल के बायो में दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो टाइम टू टाइम काउंसलिंग और आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की अपडेट्स के लिए। Thank you for listening. Have a nice day.